अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मबरुज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे कल जहाँ पे कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। उसी वजह से आप लोगों को शायद ग्लिच देखने को मिला होगा। मेरा वीडियो रुक गया था बीच में कुछ देर के लिए, और एंड में भी मैं सही से कंप्लीट नहीं कर पाया, कंक्लूड नहीं हुआ ये। अचानक से बंद हो गया था मेरा स्क्रीन। सो आज मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ कल कंप्लीट हो गया था अचानक से। तो वहीं से मैं समझाऊँगा फिर। और शायद आप लोगों को आज मैं अपना कैमरा बंद रखूँगा, ठीक है? तो हो सकता है 1-2 वीडियो या आगे ऐसे ही कुछ दिन चलेगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक-ठाक ही चलेगा। सिर्फ़ ये जो है मेरा चेहरा नहीं देख पाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा होगा ना सही से, जो चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना मेन जो मुद्दा है टॉपिक से उसे लेके। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे कि ड्राइंग्स अगर हमने ड्रॉ किया, यही वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जहाँ पे कंप्लीट किया था कि अगर हमने ड्रॉ किया कोई पैसा, किसी पार्टनर ने क्या किया, ड्रॉ किया, तो उस ड्राइंग्स के ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड में बताया हो तो। और हमने ये भी देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर हमने पार्टनरशिप में कुछ नहीं बताया तो क्या इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है, हाँ, उस पे चार्ज कर सकते हैं। कितना? एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन अगर उसने कोई ड्राइंग्स किया ना, ड्रॉ पे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट जब चार्ज करेंगे ना ड्राइंग्स के ऊपर, और अगर वो उसका ड्राइंग्स का एक सिस्टमेटिक ड्राइंग्स है, जैसे कि पर मंथ, पर क्वार्टर, ऐसे ही, तो वही देख रहे थे हम। और वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। तो फॉर्मूला जो है, हम फॉर्मूले के हिसाब से, आप लोगों ने, मुझे लगता है आप लोगों ने कल वो फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो आज मैं फिर से वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। फॉर्मूले की जगह मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दूंगा। देखते हैं, अगर एक बंदा जो है ना, वो अगर पूरे साल इवनली पूरा साल ड्रॉ करता है तो इवनली ड्रॉन फॉर द होल ईयर। हैंडराइटिंग में थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक है? ऐसे भी तो उतना खास नहीं, और ये पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसे बहुत प्रेशर से लिखना होता है। कभी कभार काम भी नहीं करता। तो इवनली ड्रॉन फॉर द होल ईयर, इसका मतलब ये क्या है कि एक बंदा जो है वो पूरे साल ड्रॉ करता है। पूरे साल ड्रॉ करने का भी एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी वो तब कर लेता। और अगर देखिए, हाँ, ऐसा हो सकता है उसका जब मर्जी तब भी वो क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम कितने महीने पे चार्ज करेंगे? अच्छा, सबसे पहले जो है ना, पॉइंट वन है, ऐसे ही देखते हैं कि जो ड्रॉइंग्स का डेट है वो क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है। डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट स्पेसिफाइड, ये हो सकता है। अगर ये कंडीशन है ना कि कोई भी डेट नहीं है, उसने एक बार ड्रॉ किया, दो, तीन, चार, कितनी बार भी हो, कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम कितने महीने के लिए चार्ज करेंगे? विल चार्ज फॉर द 6 मंथ। हम 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने महीने के लिए? फॉर 6 मंथ्स, वी विल चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ये याद रखिएगा, कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम 6 महीने के लिए ही चार्ज करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा ये है कि वो जो ड्रॉ करता है ना, वो मैंने कल जैसे बताया था, एट द बिगिनिंग। अच्छा, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ये बिगिनिंग है, ठीक है? द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ईच क्या? ईच मंथ। ओके। तो इसके लिए कितना दिन होता है हम देखते हैं। एक केस हो सकता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ। और अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 15 तारीख को।
हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। ईच मंथ, ईच मंथ। अब ये तीनों केस में हम देखेंगे अलग अलग जो है कितने महीने के लिए हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। कल मैंने बताया था कोई बंदा जो ड्रॉ कर रहा है हर महीने ड्रॉ करता है 100 100 रुपये। उसी केस में हम कैसे, देखिए हमारा जो फॉर्मूला था ना, पहले हम नेक्स्ट पेज पे, फॉर्मूला जो था क्या था, हमने पहला जब ड्रॉ किया, फर्स्ट ड्रॉ होने के बाद कितना महीना बचा था बीच में टिल ईयर एंडिंग, इसके साथ हम प्लस करते थे क्या, कि लास्ट ड्रॉ जब किया उसके बाद कितना महीना हमारे पास था, और इसे डिवाइड कर देते थे 2 से। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस में द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, उस पर देखेंगे कि अगर कोई बंदा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है पूरा पूरे साल के लिए, हमने क्या कहा, इवनली डाउन फॉर द होल ईयर। ये देखिए मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, होल ईयर, पूरे साल के लिए। तो आइए फर्स्ट सेकंड केस जो है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर है तो हम देखिए सबसे पहला ड्रॉ कब करेगा, वो 1 जनवरी पे करेगा। 1 जनवरी पे अगर ड्रॉ किया तो टिल December 31 यानी ईयर एंडिंग तक कितना महीना होगा, पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 मंथ होगा। ओके, तो ये 12 मंथ के साथ हम प्लस करेंगे जो लास्ट ड्रॉ किया। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, इसका मतलब लास्ट ड्रॉ कब करेगा, 1 दिसंबर पे करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो ड्रॉ करेगा वो 1 जनवरी पे पड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी अगर है तो वो नेक्स्ट साल चला जाएगा ना, तो इसी साल का जो लास्ट ड्रॉ है वो कब करेगा, 1 दिसंबर। यानी जब 1 दिसंबर पे ड्रॉ करेगा उसके हाथ में कितने दिन बचेगा या कितना महीना बचेगा, उसके पास बचेगा सिर्फ एक ही महीना, वो खाली दिसंबर, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, मैंने जैसे कल ही बता दिया था कि 13/2, और इसका मतलब है 6.5। तो 6.5 जो है ना, कि हम यहाँ पे 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो भी रेट होगा उसके ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ का क्या सीनरी है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर है तो देखिए ये फर्स्ट ड्रॉ कब करेगा, जनवरी, हम अगर मान लेते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का एक साल है, हमने यही लिया है कैलेंडर ईयर को अपना फाइनेंशियल ईयर हिसाब ऐसे ही लिया है। तो उसका जो फर्स्ट ड्रॉ है ना, उसका फर्स्ट ड्रॉ होगा 31 जनवरी पे, है कि नहीं। उसका फर्स्ट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है ना वो ड्रॉ, तो उसका जो है फर्स्ट ड्रॉ होगा 31 जनवरी। तो 31 जनवरी के बाद टिल ईयर एंडिंग उसके पास, उसके हाथ में कितना महीना बचेगा, देख लीजिए, फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 11 मंथ्स होगा, है कि नहीं। 11 मंथ्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट ड्रॉ होगा, लास्ट ड्रॉ के बाद कितना दिन बचता है, तो लास्ट ड्रॉ वो कब करेगा, वो लास्ट ड्रॉ करेगा 31 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर के बाद कितना दिन बचता है ईयर एंडिंग में, नहीं, जीरो, 0 मंथ है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 5.5। यानी इस केस में जब एट द एंड ऑफ ईच मंथ कोई ड्रॉ कर रहा है ना, तो हम 5.5 मंथ के लिए क्या करेंगे, 5.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो भी इंटरेस्ट दे रहेगा। अब ये मिड ऑफ ईच मंथ, एट द मिड ऑफ ईच मंथ, अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मिड ऑफ ईच मंथ अगर है ना, तो ये देखिए कितना दिन बचेगा। तो पहला ड्रॉ जब करेगा, वो फर्स्ट ड्रॉ कब करेगा, वो फर्स्ट ड्रॉ करेगा 15 जनवरी पे, उसका होगा फर्स्ट ड्रॉ, ये हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉ। और उसका जो लास्ट ड्रॉ होगा वो कब होगा, वो होगा 15 दिसंबर पे, 15 दिसंबर पे होगा उसका लास्ट ड्रॉ। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट ड्रॉ के बाद उसके पास कितना महीना बचता है, उसके बाद बता है, अगर जनवरी का 15 दिन समझ लीजिए हाफ मंथ, और बाकी 11 मंथ, यानी फर्स्ट ड्रॉ के बाद उसके पास बचेगा 11.5 मंथ। और उसके बाद हम प्लस करेंगे क्या, हम प्लस करते हैं लास्ट लास्ट ड्रॉ, जो लास्ट ड्रॉ करेगा ना, लास्ट ड्रॉ कब होगा, 15 दिसंबर पे। तो 15 दिसंबर पे अगर ड्रॉ किया तो कितना दिन बचता है, हाफ मंथ बचता है ना, कि 0.5 मंथ। तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 11.5 प्लस 0.5 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12, 12/2। तो आफ्टर ऑल ये हमारे पास जो आंसर आता है क्या आता है, 6 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिड ऑफ ईच मंथ करता है तो हम 6 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला जो है, अगर फॉर्मूला सही से आपने समझ लिया ना, तो सिनेरी कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप सही से कर लेंगे। अब थोड़ा दूसरा देख लेते हैं, वो भी फॉर्मूला के ऊपर ही पूरा बेस्ड है।
जैसे मैंने क्वार्टर के बारे में कहा था ना, कि कल क्वार्टर के बारे में कहा था, जो क्वार्टर है, क्वार्टर, तो क्वार्टर में भी तो ये ऐसे ही केस हो सकता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है कि नहीं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर वही सेम जैसे मंथ का था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और तीसरा समझ लीजिए मिड, द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब उसे ना हम फॉर्मूला जो है, हमने जो फॉर्मूला सीखा था उसी के ऊपर बेस करके हम ये भी निकालेंगे कि कितना महीने के लिए चार्ज करेंगे। आप लोग समझ रहे हो ना ये क्या चीज़ है, क्या पढ़ रहे हो? कोई क्वेश्चन में अगर ये दिया रहा कि एक बंदा मिस्टर क्या, मिस्टर ए जो क्या करता है, ड्रॉ, पैसा ड्रॉ करता है, कितना, 100 रुपए, 100 रुपए ड्रॉ करता है, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, मतलब फॉर द होल ईयर, पूरे साल ऐसे ही ड्रॉ करता है द होल ईयर। तो इंटरेस्ट रेट जो है, एट द रेट आपको 10% इंटरेस्ट रेट लेना है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है सब कुछ, तो अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने के लिए तो नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे खाली क्लू यही दिया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब यहाँ से निकालेंगे, हम देख लेते हैं ऊपर का जो कहीं से, पहले वो सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से। देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, इसका क्या मतलब, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर पहले जितने महीने हैं ना वो लिख लेते हैं यहाँ पे, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया एक क्वार्टर, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया 3 क्वार्टर। फिर हो गया अपना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हो गया लास्ट क्वार्टर। यानी कितनी क्वार्टर है, 4 क्वार्टर, ये है ना 4 क्वार्टर हो गया, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर हमारे पास है। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट केस है उसमें क्या कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ड्रॉ होता है, फर्स्ट ड्रॉ यहाँ पे होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो फर्स्ट ड्रॉ यहाँ पे, यानी फर्स्ट कब होगा, 1 जनवरी पे होगा। तो 1 जनवरी पे अगर हुआ है तो आप लोग ये बताइए 1 जनवरी के बाद कितना दिन बचता है लास्ट ईयर एंडिंग तक, यानी दिसंबर तक, 12 मंथ, है कि नहीं? यस, उसके साथ प्लस करेंगे। और लास्ट ड्रॉ कब होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहा ना, तो यहीं पे होगा लास्ट ड्रॉ, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में होगा क्या, 1 अक्टूबर में होगा उसका लास्ट ड्रॉ। अगर यहाँ पे लास्ट ड्रॉ होता है तो फर्स्ट ड्रॉ के बाद कितना महीना बचता है, पूरा अक्टूबर, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है ना, इसका मतलब 1 अक्टूबर में ही ड्रॉ करेगा और यही आखिरी ड्रॉइंग्स होगा, इसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो ये है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बचेगा टिल ईयर एंडिंग, उसको हम क्या करेंगे, विल डिवाइडेड बाई 2। अब कितना हो जाता है, 12 और 3 15, 15/2 यानी 7.5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 7.5 मंथ्स। ओके, अब देख लेते हैं अपना दूसरा केस। क्वेश्चन में क्या कहा कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देखिए आप लोग खुद ट्राई करिए, इससे आप लोगों का भी नॉलेज में इजाफा होगा और समझ भी पाएंगे आसानी से। क्या कहा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब ये है कि फर्स्ट ड्रॉ यहाँ पे होगा, फर्स्ट ड्रॉ यहाँ पे, मतलब आप लोग ये देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर कह रहा है तो फर्स्ट ड्रॉ किस महीने पे होगा, फर्स्ट ड्रॉ वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर कह रहा है तो इसका मतलब किस तारीख पे होगा, यही तो है ना एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ यही है, इसका जो लास्ट क्या है, लास्ट डेट है, उसको हम लेंगे कितना, तो ये अगर है तो लास्ट पे हो गया, हम ये मार्च है, मार्च 31 मार्च को होगा उसका फर्स्ट ड्राइंग,
तो 31 मार्च के बाद कितना दिन बचता है टिल ईयर एंडिंग? तो मार्च को छोड़िए, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना हो गया? 9 मंथ्स। ओके, तो हम कितना लेंगे? 9 मंथ्स प्लस करेंगे, जो लास्ट ड्रॉ होगा वो दिसंबर में होगा। कब होगा? दिसंबर में होगा, है कि नहीं? तो दिसंबर में अगर ड्रॉ हो रहा है, तो दिसंबर में ड्रॉ होने के बाद लास्ट ड्रॉ दिसंबर में, तो दिसंबर में होगा इसका लास्ट ड्रॉ। तो लास्ट ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब दिसंबर 31 में होगा अपना लास्ट ड्रॉ। उसके बाद कितना महीना बचता है टिल ईयर एंडिंग? 0 मंथ्स बचता है, तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा अपना आंसर 4.5। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन पे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है, तो हम 4.5 मंथ्स के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और मिड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है ना, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ये देखिए मिड ऑफ ईच क्वार्टर में ये मैं नहीं करवाऊंगा। ये इसका जो है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। ये जो है इसका अब कमेंट में आप लोगों को अगर आप लोग समझ गए होंगे ना, तो ये भी आसानी से ही निकाल लेंगे। और इसका जो है आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, और अगर आप लोगों ने करेक्ट बताया तो मैं हार्ट दे दूंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट है या नहीं। बहुत आसान है, ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। और ये पार इनाम और इंटरेस्ट रेट और पार इनाम वाला तो मैंने कल बता ही दिया था आपको। अपना जो नेक्स्ट होगा, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ये क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका क्या मतलब है, मीनिंग? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग देखते हैं हम। रिकंस्टिट्यूशन कब होता है? इसको हम ऐसे ही कहेंगे कि अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए सही से कि चेंजेस इन द रिलेशन शिप, changes in the relationship of existing, ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑल पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप में अभी, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या कुछ भी लगे, इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इसका डेफिनेशन सिंपल यही है कि मेन चीज क्या है? चेंजेस, मेन चीज है यहाँ पे चेंजेस, चेंजेस इन द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच, उसी पे अगर कोई चेंजेस आया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उसे क्या कहते हैं? रिलेशन, रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे हम दो चार सिचुएशन देखते हैं कि चेंजेस, रिलेशनशिप में चेंजेस कब कब आ सकता है। तो ये सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस ये है। इस सिचुएशंस पे क्या होता है? चेंजेस इन रिलेशनशिप आता है। कैसे कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर किसी बंदे का एडमिशन हुआ, कोई नया पार्टनर, किसी का अगर एडमिशन हुआ है ना, तो इससे पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनके रिलेशन में चेंजेस आएगा कि नहीं? कॉमन सेंस लगाइए, आएगा। क्योंकि पहले 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, उसे दो ही पार्टनर, इसमें कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर थे, दो पार्टनर मिलके इसे ले जाते थे। कितना मिलता था? 50-50 रुपीज मिल जाता था, इक्वली वो करते थे कि 50-50 रुपये मिल जाते। अब जो है ना, यहाँ पे चार हो गए, तो यहाँ दो पार्टनर की जगह कितने हो गए? चार पार्टनर हो गए। चार पार्टनर अगर हो गए और अगर इक्वली ले जा रहे हैं, तो कितना मिलता है पर पर्सन को? 25 रुपए पर पार्टनर को मिल रहा है।
देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंजेस आ गया, प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ भी चेंजेस आ गया, और हो सकता है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स का चेंजेस आया होगा। ठीक है, तो ये है एडमिशन। अब एडमिशन का ठीक उल्टा क्या होता है, देखिए जब एडमिशन में क्या होता है, कोई पार्टनर का नया एंट्री होता है, किसी नया पार्टनर का एंट्री होता है, तो इससे अगर चेंज हो सकता है। अब ये देखिए, अगर चार पार्टनर पहले हो, समझ लीजिए चार पार्टनर पहले थे, अब अगर चार से दो क्या हो गए, रिटायर हो गए, तब भी तो चेंजेस आएगा कि नहीं? यही तो है रिटायर, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायर हो गए यानी दो हो गए, तो बाकी जितने पार्टनर है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यही है। अब तीसरा एक कंडीशन रिटायर की तरह, ये तो रिटायर के कोई वॉलंटरीली चला गया, और एक ये है कि किसी ने ऊपर वाले ने उसे बुला लिया। ठीक है, इस केस में भी तो चेंजेस आएगा, पूरा कॉमन सेंस। और चौथा क्या हो सकता है, एक एडमिशन हो गया, ये रिटायर हो गया, एक डेथ हो गया, और एक ये है कि पार्टनर जो है ना, सबने मिलके वॉलंटरीली कहा कि देखिए हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पहले ले जा रहे थे, समझ लीजिए कि पहले हम ले जा रहे थे प्रॉफिट इक्वली, सबका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चार पार्टनर थे, सब इक्वली ले जा रहे थे। अब किसी ने कहा नहीं भाई, मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और टाइम भी दे रहा हूँ, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो बाकी पार्टनर्स ने भी क्या कहा, एग्री कर लिया, चलो भाई ठीक है, तुम थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा ले लो। कि इसका जो है उन लोगों ने कहा अब हम ऐसे लेंगे कि तुमको जो है ना 1.5 दे देंगे, और बाकी जितना है हम इक्वली 1:1:1 के हिसाब से ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंजेस आया है, ये भी एक तरह का क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि चेंजेस इन चेंजेस इन मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं इसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लीजिए सही से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने पीएसआर लिख दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिफ्थ केस, लास्ट केस, कि एमालगमेट हो गया, जो पार्टनरशिप फार्म था ना, दो पार्टनरशिप फार्म एक साथ मिल गए, इसे क्या कहते हैं, एमालगमेशन। एमालगमेशन, हाँ एमालगमेशन हो गया। ये देख लीजिए पांच केस जब क्या हो सकता है, रिकंसिडिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। किसी का क्या हो गया, किसी का एडमिशन हुआ, किसी का रिटायर हुआ, कोई रिटायर हुआ, किसी का डेथ हो गया, या तो वॉलंटरीली क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे चेंजेस लाया, या तो एमालगमेट हो गया। एमालगमेट का मतलब मैंने बता दिया क्या, दो पार्टनरशिप फर्म, दो या तीन पार्टनरशिप फर्म मिलके कोई नया एक पार्टनरशिप फर्म बना लिया, उसे कहते हैं एमालगमेशन। ओके, अब बात करते हैं, देखिए जब एडमिशन होता है ना किसी पार्टनर का, तो उस टाइम में आ, एक सवाल आता है कि हो सकता है, देखिए एक जो फार्म है उस फार्म में, पार्टनरशिप फार्म में पहले से चार पार्टनर थे। चार पार्टनर कौन कौन, चार पार्टनर थे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब कोई जो है नया पार्टनर, एक न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, मतलब एज ए पार्टनर बनना चाहता है। ये है न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, न्यू पार्टनर का नाम है ई, यू वांट टू बिकम ए पार्टनर। लेकिन इसमें सवाल ये है कि ये बताइए, ई अगर पार्टनर बनना चाहे तो उसके लिए कॉन्सेंट या परमिशन, किन किन लोगों का परमिशन चाहिए? कितने लोगों ने बता दिया कि हाँ ई को हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाके ये ई पार्टनर बन सकता है? इसमें एक सवाल ये है कि क्या किसी एक ने मान लिया तो चलेगा, या मेजोरिटी ने मान लिया, या 50% हो, या हो सकता है किसी ने कहा नहीं, मेजोरिटी ने मान लिया कि तब वो ई पार्टनर बन सकता है, या सबको मानना पड़ेगा, क्या है? तो इस पे ये बहुत सिंपल सवाल है कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं ना, सबका कॉन्सेंट चाहिए। ऑल पार्टनर्स कॉन्सेंट,
इज और आर रिक्वायर्ड। ग्रामर पे उतना ध्यान मत दीजिए। ओके, इसका मतलब अगर ई पार्टनर बनना चाहता है ना, तो इसमें जो है सबका, यह जितने भी है, ए बी सी डी, सबका क्या चाहिए, सबका कॉन्सेंट और परमिशन चाहिए। किसी एक ने अगर मना कर दिया, समझ लीजिए अगर डी ने कह दिया कि नहीं हम ई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ई पार्टनर क्या बन सकता है, ई पार्टनर नहीं बन सकता। सबका कॉन्सेंट चाहिए, यानी यूनानिमस कॉन्सेंट, 100% कॉन्सेंट चाहिए। यह ना 50-50 ना मेजोरिटी, इसका कोई वो नहीं है। इस पे टोटल यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, यूनानिमस का मतलब ये होता है कि सबका, सबका कॉन्सेंट चाहिए। समझ गए हो ना कॉन्सेप्ट। अब एडमिशन के साथ हम दो तीन चीजें इसके साथ रिलेटेड है वो पढ़ेंगे, कि जब एडमिशन होता है किसी का, ध्यान से देखिएगा। जब किसी का एडमिशन होता है ना, तो एडमिशन के वक्त सबसे पहले तो क्या होता है, जब एडमिशन होगा, मैंने बताया था चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो आएगा ही एक चेंज। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या क्या है, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कंसेंट चाहिए। कंसेंट कितने लोगों का चाहिए, कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है परमिशन। कंसेंट ऑफ क्या, ऑल पार्टनर्स, नोट करिए, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड। ओके, अब दूसरा पॉइंट, जो नया पार्टनर आएगा ना, अब ये देखिए, अगर कोई बंदा आज पार्टनर बन रहा है और कंपनी के ऊपर या जो फार्म है, फार्म के ऊपर 2-4 दिन पहले या 2-1 महीने पहले कोई लायबिलिटी या कोई प्रॉब्लम आया था, तो उसके लिए क्या जो नया पार्टनर है वो जिम्मेदार होगा, जो आज आया है, क्या वो जिम्मेदार होगा, क्या उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, लेनी चाहिए कि नहीं वो अलग बात है, नॉर्मली बताइए कि वो जिम्मेदार होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो यही है। न्यू पार्टनर्स not liable for डेप्ट। डेप्ट समझ रहे हो ना, कंपनी का डेप्ट मतलब लायबिलिटी। डेप्ट occurred before, बिफोर क्या, ही became ए पार्टनर। ठीक है, हो गया कि वो पार्टनर बनने से पहले जो डेप्ट वगैरह था, लोन वगैरह था, जो लायबिलिटी था, उसके लिए जो नया पार्टनर है वो लायबल नहीं होगा। पार्टनर बनने से पहले जितना कुछ था डेप्ट वगैरह, उसके लिए वो नया पार्टनर लायबल नहीं होगा। लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्शन है, मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लिख के ये लिखिएगा, एक्सेप्ट। ये क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वो बंदा अगर खुद कह रहा है कि देखिए मैं तो एज ए पार्टनर एडमिशन लूंगा, एज ए पार्टनर मैं जुड़ना चाहूंगा आपसे, लेकिन मैं पैसा ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, जितने लाइबिलिटी है ना वहां से मैं किसी को पैसा देना था या किसी को पैसा देना है वो पैसा मैं दे दूंगा, और कैपिटल मैं थोड़ा कम दे दूंगा। मतलब उसने खुद क्या है जिम्मेदारी ली है, अगर वो उसने खुद लिया तो वो उस लाइबिलिटी, उस डेप्ट के लिए क्या होगा, लाइबल होगा।
तो एक्सेप्ट क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट इफ ही एक्सेप्ट्स और क्रेडिटर एक्सेप्ट न्यू फार्म। इसका क्या मतलब, ये देखिए, अब ऐसा नहीं कि जो नया बंदा आया है ना उसी ने खाली कह दिया कि मैं पैसा दूंगा। ये समझ लीजिए कि कोई क्रेडिटर है, तो उस क्रेडिटर को जो नया पार्टनर आया है उसने कहा मैं उस क्रेडिटर को पैसा दे दूंगा, आप मुझसे थोड़ा पैसा एज ए कैपिटल थोड़ा कम पैसा ले लीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। वो जो क्रेडिटर है ना, अगर उस क्रेडिटर ने उसे नया पार्टनर जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कि क्रेडिटर कहेगा नहीं, मैंने सामान अब दो लोगों को बेचा है तो मैं तीसरे बंदे को नहीं पहचानता, पैसा आप लोग ही दोगे, तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दो चीज की जरूरत है क्या, तो पहली बात तो है जो नया पार्टनर है उसे भी राजी होना पड़ेगा कि हाँ मैं दूंगा, और जो क्रेडिटर है उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है अगर उसने भी दिया तो चलेगा, तभी जाके हो सकता है। ये हुआ अपना क्या, एक एक्सेप्शन। इसे याद रखिएगा कि कब नया पार्टनर भी लायबल हो सकता है। जो ओल्ड डेप्ट है या प्रीवियस वो पार्टनर बनने से पहले जो डेप्ट है उसके लिए भी लायबल कब बन सकता है वो। अब ये देखिए, जो जब नया कोई पार्टनर आ रहा है ना तो इस पे ये चीज तो होगा ही ना कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, ये बताइए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का नुकसान होगा या फायदा होगा। नॉर्मली अगर सोचेंगे क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। नॉर्मली देखेंगे तो नुकसान ही होगा। कैसा नुकसान, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अरे यार, लूज पार्ट ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, है कि नहीं। जो प्रॉफिट पहले दो लोग मिलके ले जा रहे थे, अब उसी प्रॉफिट को अगर तीसरा बंदा आया तो तीन लोग मिलके ले जाएंगे ना, तो पार्ट ऑफ शेयर जो था पहले 50-50 रुपए मिल रहा था, अब वो कम हो जाएगा कि नहीं, कम होगा। अब कितने कितने रुपए मिलेगा, 33-33 रुपए, लगभग 33-33 रुपए मिलेगा सबको। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट मिल रहा था वो कम हुआ, सबका नुकसान हुआ है। तो ये बताइए, कोई भी जो पार्टनर्स है ना पहले से कोई बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसे आगे लेके जा रहे हैं, कोई बंदा क्या चाहेगा कि मेरा नुकसान हो किसी नया पार्टनर की वजह से, कि कोई नया बंदा आ रहा है और उसे ऐसे ही बनी बनी हुई बिजनेस मिल जाए, क्या कोई भी चाहेगा। हमने ये जो पार्टनर्स है ना, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 5 साल किसी बिजनेस को चलाया, कितने साल, 5 नहीं 10 साल से कोई बिजनेस को चला रहे हैं। 10 10 साल, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में, तो 10 ईयर्स में उन लोगों ने बिजनेस का क्या बनाया, बिजनेस का 10 ईयर से कोई बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब इसका एक अलग क्या होगा, इसका भी तो एक फील्ड होगा ना, उसने अपना फील्ड बनाया होगा, जिसे हम बिजनेस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। गुडविल बनाया होगा, गुडविल बनाया होगा, बहुत पहचान बनाया होगा उसने। गुडविल को अगर हम नॉर्मली समझना चाहेंगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत नेम एंड फेम, नेम एंड फेम जिसे कहते हैं ना, नेम एंड फेम, तो नेम एंड फेम बहुत हो गया। अब कोई बंदा जो है नया पार्टनर 10-20 लाख रुपए सिर्फ कैपिटल दे के क्या ये फ्री में गुडविल एंजॉय कर लेगा, क्या वो पसंद करेंगे, बाकी जितने पार्टनर है क्या वो पसंद करेंगे, चाहेंगे कि हमने जो जिस चीज को बहुत मेहनत से बनाया है उसे फ्री में मिल जाए, नहीं। कोई भी पार्टनर्स, कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा। तो इसमें एक क्या होता है, इसमें एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जो नया पार्टनर है ना, जो न्यू पार्टनर आता है उसे, न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स क्या कहते हैं, कहते हैं भाई तुम एक काम करो,
जो कैपिटल है वो तो ठीक है, कैपिटल लाओ, वो तुम्हें हम काउंट करके बताते हैं तुम्हारे हिस्से पे कितना है कैपिटल, वो तुम लाओ। प्लस हमने जो इतने साल से क्या किया, गुडविल क्रिएट किया है, उस गुडविल के लिए भी तुमको प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम। क्योंकि अभी जो है समझ लीजिए कि हमने गुडविल, कहीं पे गुडविल क्रिएट करके रखा है। गुडविल हमने 10,000 रुपए का गुडविल, समझ लीजिए एक फंड टाइप का है। गुडविल का अलग अलग सिचुएशन होता है, ठीक है। अगर कहीं परचेज किया तो उसे काउंट कर सकते हैं, अगर परचेज नहीं किया, सेल्फ क्रिएटेड गुडविल काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, वो मैं आगे बताऊंगा। अब सिंपली ये समझ लीजिए कि गुडविल का जो फंड है या गुडविल इज एन एसेट। उस एसेट आपका आपने कितना रिकॉर्ड किया है कि 10,000 रुपए। तो ये बताइए इन फ्यूचर जब कोई नया पार्टनर आ जाएगा, उस 10,000 में उसका हिस्सा भी, और या तो उसका शेयर होगा कि नहीं? यस, उसका भी शेयर होगा। तो फ्री में क्या वो शेयर मिल जाएगा उसे? कैपिटल जब दे रहे हो ना, कैपिटल देने के बाद वो जो नया पार्टनर है वो किस चीज का हिस्सेदार बन जाता है? वो बन जाता है हिस्सेदार बिजनेस में जितना भी एसेट्स है प्लस और लाइबिलिटीज के लिए लाइबल, यही होता है। और प्रीमियम अलग से देना पड़ता है ताकि जो गुडविल हमने क्रिएट किया है उसका भी हिस्सेदारी तुम्हें मिले। और मिलेगा भी, जब पार्टनर बन जाओगे ना तो तुम्हें हिस्सेदारी तो मिलेगा ही। तो फ्री में हिस्सेदारी नहीं मिल सकता, तुमको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये है, वो जो प्रीमियम है ना, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कौन लाएगा? हु विल टेक, हु विल ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल? ये विल बी ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये कौन लाएगा? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर लाएगा। तो उसमें मैंने ऐसे ही लिख दिया ब्रिंग, मतलब आप लोग जैसे भी याद रहे ऐसे लिख लीजिए कि न्यू पार्टनर लाएगा। और ये जो पैसा है ना, जो प्रीमियम है, किसको मिलेगा? जो ओल्ड पार्टनर्स थे ना, या ओल्ड, जो ओल्ड पार्टनर्स यानी पहले से जितने लोग हैं, ओल्ड पार्टनर्स, मैं एग्जांपल से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जो ओल्ड पार्टनर्स है पहले से, उन लोगों को ये मिलेगा। कैसे मिलेगा? अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब ये क्या चीज है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के मुताबिक उनको ये पैसा मिलेगा। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब ये देखिए, तो यह एग्जांपल से समझते हैं कैसे। कि पहले पार्टनर थे ए बी, ए बी थे, ठीक है। तो ए बी ने ये डिसाइड किया कि सी को नया पार्टनर बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? न्यू पार्टनर सी को लाएंगे। और सी को हमने बताया, ए ने बताया कि ब्रो तुमको कैपिटल लाना पड़ेगा 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये अगर है तो सी लाएगा कैपिटल 50,000 रुपये। और ये कह दिया कि जो हमारा फार्म का जो गुडविल है, जो गुडविल है, उस गुडविल का टोटल वैल्यू है 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये है। और हम तुमको जो है ना इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हम इक्वली ले जाएंगे इन फ्यूचर। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम इक्वली ले जाएंगे। अगर 30 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 10-10 रुपये ले जाएंगे। तो प्रॉफिट इक्वली ले जा रहे हैं ना। तो 1:1:1। तो वही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, गुडविल ना उसी हिसाब से ही काउंट होता है गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल, फार्म का गुडविल कितना है? 15,000 रुपये। तो जो ए बी है पार्टनर्स ना, ए बी क्या कहेंगे? ए बी ये दोनों सी को कहेंगे कि तुम एक काम करो, ये सी को कहेंगे तुम क्या लाओ? गुडविल का प्रीमियम लाओ। गुडविल का प्रीमियम कितना है? गुडविल का प्रीमियम उसका, देखिए, अब ये 1:1:1 है ना। तो ये देखिए, इसका मतलब है ये जो 15,000 रुपये है, इस 15,000 में किसका कितना हिस्सा होगा? इसमें ए का हिस्सा होगा 5,000, बी का होगा 5,000 और सी का 5,000। तो ए बी तो पहले से थे।
अब सी का जब एंट्री होगा, सी का एंट्री के साथ साथ इसमें हिस्सेदारी सी को भी मिल जाएगी, तो सी को पार्टनर्स क्या कहेंगे अभी कि तुम एक काम करो, 5,000 रुपये क्या लाओ, प्रीमियम लाओ। इसे क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, यही है प्रीमियम, इसे कहते हैं प्रीमियम। यानी सी को पार्टनर बनने के लिए कितना पैसा लाना पड़ेगा? एक तो ये पार्टनरशिप कैपिटल लाना पड़ेगा, और दूसरा ये 5,000 का प्रीमियम। दोनों मिलाकर कितना होता है? दोनों मिलाकर होता है 55,000। जब सी 55,000 लाएगा तब भी जाके वो क्या बनेगा? पार्टनर बनेगा। ठीक है। अब ये मैंने जो बताया था यहाँ पे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, गेनिंग रेशियो होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है, इसमें क्या क्या मेथड है, क्या क्या सिस्टम है अलग अलग, वो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सही रहिए, सुस्त रहिए, रिवीजन करिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं कल।